गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम बात कर रहे थे अंगूर की खेती के पार्ट 1 के बारे में। आज जो पार्ट 2 है, जो बची हुई चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करेंगे। देखो, कल हमने बात कर ली थी अंगूर की संधाई की विधियों तक। संधाई की मैंने 4 विधियां बताई थी, ठीक है। संधाई की 4 विधियां बताई थी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सीड्स विधि, दूसरी थी निफिन विधि, तीसरी थी टेलीफोन विधि, चौथी विधि थी पांडाल विधि। पांडाल विधि या जिसको मंडप विधि या बोवर विधि भी बोलते हैं। देखो, ये चारों विधियों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये कौन सी विधि है? अंगूर की संधाई करने की विधियां। अच्छे से डायग्राम से मैंने समझा दिया था। अब अपन आज बात करेंगे इसकी काट छांट, प्रूनिंग कैसे करते हैं या कब करते हैं। कटाई छटाई जिसको बोलते हैं प्रूनिंग। देखो, अंगूर में जो प्रूनिंग का उचित समय है, प्रूनिंग का मतलब होता है अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई शाखाएं, रोगग्रस्त शाखाएं, सूखी शाखाओं को काटकर अलग कर देना, उसको प्रूनिंग या काट छांट बोला जाता है। प्रूनिंग का उचित जो समय होता है वो जनवरी का महीना होता है। अंगूर में जनवरी के समय प्रूनिंग की जाती है, ठीक है। प्रूनिंग में होता क्या है, सूखी शाखाएं, रोगग्रस्त शाखाएं, इन सभी को काट छांट कर अलग कर देते हैं। किस समय करते हैं? जनवरी के समय प्रूनिंग की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी सिंचाई की। सिंचाई कब करते हैं? सिंचाई, देखो इसमें सिंचाई, ये एक बेल है, कठोर, इसका जो तना होता है वो ज्यादा कठोर नहीं होता, इसलिए अपन ध्यान में रखते हैं कि बेल होने के कारण इसमें लगभग 6-7 दिन के अंतराल पर अपन सिंचाई करते रहते हैं। कंटिन्यू 6-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं। सिंचाई की जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो इसमें मानी जाती है बूंद बूंद सिंचाई विधि। पूछ लिया जाता है कि अंगूर में सिंचाई करने की सर्वोत्तम विधि है तो वो कौन सी होगी? बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि के बारे में जानते होंगे कि इसमें जो पौधे की जड़ें, जड़ों पर या जड़ों के अंदर बूंद बूंद में पानी जाता है, इसलिए इसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं पौध संरक्षण के बारे में। पौध संरक्षण में मैंने बताया था कि 3 चीजें पढ़ते हैं, रोग, कीट और पौध संरक्षण। देखो, इसमें 3 चीजें पढ़ते हैं, रोग, कीट और कायकीय विकार। सबसे पहले बात करते हैं इसके कीटों की। कौन कौन से कीट लगते हैं इसमें, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं? देखो, कीट, 3 कीट लगते हैं। पहला है प्लीहा बीटल। प्लीहा बीटल जिसको बोला जाता है अंगूर का भृंग कीट। क्या बोला जाता है? अंगूर का भृंग कीट। प्लीहा बीटल अंगूर का भृंग कीट। करता क्या है ये कीट? ये कीट पौधों की नई कलिकाओं, पौधों की नई कलिकाओं को खाकर नष्ट करता है, खाकर नष्ट कर देता है। पौधों की नई कलिकाओं को खाकर नष्ट कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए करते क्या है? इसका नियंत्रण किस प्रकार करते हैं? इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन नामक कीटनाशी, मिथाइल डिमेटोन नामक कीटनाशी, मिथाइल डिमेटोन कीटनाशी का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर, कीटनाशी को 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। घोलकर छिड़काव करना चाहिए। क्लियर। पहला कीट है प्लीहा बीटल, अंगूर का भृंग बोलते हैं। करता क्या है ये कीट? ये कीट पौधों की नई कलिकाओं को खाकर नष्ट कर देता है। नियंत्रण कैसे करेंगे? मिथाइल डिमेटोन कीटनाशी को मिथाइल डिमेटोन कीटनाशी को 1 ml मात्रा लेंगे, 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसका छिड़काव कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया मिथाइल डिमेटोन का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। क्लियर।
दूसरा जो कीट है, दूसरे कीट का नाम है, अगला कीट आता है दूसरा कीट है चेफर बीटल। दूसरे कीट का नाम है चेफर बीटल। देखो ये कीट क्या करता है, ये कीट पौधे की नई व कोमल पत्तियों को खाकर नष्ट करता है। ये कीट नई व कोमल पत्तियों को खाकर नष्ट करता है। क्या करता है ये कीट? नई व कोमल पत्तियों को खाकर नष्ट करता है। नियंत्रण कैसे करेंगे इसका? नियंत्रण में मेलाथियन नामक कीटनाशी को काम में लेंगे। मेलाथियन कीटनाशी को काम में लेंगे। मेलाथियन कीटनाशी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? मेलाथियन कीटनाशी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। देखो 0.1% घोल का मतलब वही चीज जो मैंने इसमें बताई थी, 1 ml मात्रा लेंगे मेलाथियन की, 1 लीटर पानी में उसको घोलेंगे और जो घोल बनेगा उसको 0.1% घोल बोल देंगे। तीसरा जो कीट है वो कीट है थ्रिप्स कीट। ठीक है, जो थ्रिप्स कीट है वो एक रस शोषक कीट है। ये क्या करता है? पौधे की पत्तियों, फलों आदि का रस चूसकर उन्हें नष्ट कर देता है। ये क्या करता है? फ्रूट्स एक सकिंग पेस्ट है। सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसने वाला पेस्ट। ये सकिंग पेस्ट है, करता क्या है? पौधे की पत्तियों, फलों का रस चूसकर उन्हें नष्ट कर देता है। नियंत्रण कैसे करेंगे इसका? देखो नियंत्रण में क्या लिखना है? वही चीज जो अपन ने प्लीहा बीटल में लिखी थी, मिथाइल डिमेटोन का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये 3 कीट है अंगूर में सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीहा बीटल, चेफर बीटल और थ्रिप्स। क्लियर? बात करते हैं आगे इसके रोगों की। कौन कौन से इसमें रोग होते हैं? देखो रोग कौन कौन से? रोग हेडिंग लगाना है, रोग, और रोग में पहला रोग लिखना है डाउनी मिल्ड्यू, जिसको मृदु रोमिल आसिता भी बोलते हैं। मृदु रोमिल आसिता। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू। देखो ये एक कवकजनित रोग है। डाउनी मिल्ड्यू भी बोला जाता है, मृदु रोमिल आसिता भी बोला जाता है। हिंदी में मृदु रोमिल आसिता बोलते हैं, इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये एक कवकजनित रोग है। इस रोग में यह रोग प्लाज्मोफोरा, देखो रोग कारक क्या है इसका? प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। कवकजनित रोग है। कौन सा कवक के द्वारा होता है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग में होता क्या है? जो पौधों की पत्तियां वगैरह, पत्तियों पर पीले व भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। क्या होगा? यह रोग प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। पत्तियों पर पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण कैसे करेंगे इसका? नियंत्रण के लिए मेनकोजेब काम में लेंगे। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? मेनकोजेब एक कवकनाशी है। मेनकोजेब
मेनकोजेब कवकनाशी का, मेनकोजेब कवकनाशी है एक जो डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण में काम आता है। मेनकोजेब कवकनाशी का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, घोलकर छिड़काव करना चाहिए। क्लियर? डाउनी मिल्ड्यू पहला रोग है, मजदूरों में लासिता बोलते हैं इसको। रोग कारक क्या रहेगा? प्लाज्मोफोरा विटिकुला नामक कवक रहेगा। इस रोग में होता क्या है, जो कवक होता है उसके कारण पत्तियों पर पीले या भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। नियंत्रण मेनकोजेब नामक कवकनाशी का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। क्लियर? बात करते हैं दूसरे रोग की। दूसरा रोग कौन सा है? चूर्णी फफूंद। चूर्णी फफूंद जिसको अपन छाछा रोग भी बोलते हैं, कल मैंने बताया था छाछा रोग। चूर्णी फफूंद छाछा रोग इंग्लिश में बोला जाता है पाउडरी मिल्ड्यू। दोनों प्रकार के जो रोग है, एक डाउनी मिल्ड्यू है, एक पाउडरी मिल्ड्यू, दोनों ही कवक जनित रोग है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, मैंने कल बताया था, कल अपन ने जब पपीते की खेती, कल बेर की खेती के बारे में बात की, तो बेर की खेती में भी ये रोग होता है। होता क्या है इसमें, वानस्पतिक जो भाग होते हैं पौधे के, वानस्पतिक भागों पर सफेद चूर्ण जम जाता है। वानस्पतिक भागों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, चूर्ण जम जाता है। वानस्पतिक भागों पर सफेद चूर्ण जम जाता है। नियंत्रण के लिए क्या करें? नियंत्रण के लिए इसमें मेनकोजेब काम में लेंगे, वही मेनकोजेब कवकनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जाता है। ये हो गया चूर्णी फफूंद या छाछा रोग। क्लियर? तीसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। केराथिन कवकनाशी को काम में लेंगे अपन। केराथिन कवकनाशी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। ठीक है, केराथिन कवकनाशी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाएगा। तीसरा अपन बात करते हैं एंथ्रेक्नोज। देखो ये रोग आम में भी था, संतरे में भी था। ठीक है, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। एंथ्रेक्नोज भी एक कवकजनित रोग है, ये भी एक कवकजनित रोग है, पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपन। कवकजनित रोग है, कोलेक्टोट्राइकम स्पीसीज नामक कवक के द्वारा होता है। कोलेक्टोट्राइकम स्पीसीज नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे। इसके नियंत्रण के लिए अपन मेनकोजेब काम में लेंगे, मेनकोजेब। क्लियर? मेनकोजेब कवकनाशी काम में लेंगे, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करेंगे। क्लियर? क्या होगा, एंथ्रेक्नोज रोग है, कवकजनित रोग है, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। मेनकोजेब कवकनाशी काम में लेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर। क्लियर? ये थे इसके रोग। पहले कीट हो गए, 3 कीट हो गए, 3 रोग हो गए। अब बात करते हैं इसके कायिकीय विकारों के बारे में, जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। कायिकीय विकार, हेडिंग लगाना है कायिकीय विकार। देखो ये पौध संरक्षण में ही चल रहे हैं। कायिकीय विकार या जिसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो इसमें कायिकीय विकार 3 है। पहला, फलों का गिरना, फलों का गिरना मतलब फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। फल अपरिपक्व अवस्था पर ही गुच्छों से निकल के टूटने लग जाते हैं। किस कारण होता है ये? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। नाइट्रोजन की अधिकता, जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है
तो फल अपरिपक्व अवस्था पर ही गिरने लग जाते हैं, या जो पोषण है, जो भी पोषक तत्व है वो संतुलित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, पोषण असंतुलित हो जाता है, पोषण असंतुलित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, वो जो कायकीय विकार होता है इसके कारण वो होता है फलों का गिरना। दूसरा जो कायकीय विकार है वो पिंक बेरी फॉर्मेशन है, पिंक बेरी, इस प्रकार याद करना है इसको, पिंक बेरी, पिंक बेरी फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है अंगूर के गुच्छों में अपन देखते हैं कि कई जो अंगूर होते हैं वो गुलाबी रंग के हो जाते हैं, जो बेरी होती है उसको गुलाबी रंग की हो जाती है। गुलाबी रंग की होने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक तापमान। किसके कारण होती है? अधिक तापमान। जो बगीचा है वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे उसको वो अधिक तापमान के कारण जो फल है वो गुलाबी कलर के हो जाते हैं, पिंक बेरी फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी एक कायकीय विकार है अधिक तापमान के कारण। देखो इसका नियंत्रण क्या होगा भाई, इसका नियंत्रण क्या होगा? नाइट्रोजन को संतुलित मात्रा में देना चाहिए, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है वो पूरा भरपूर मात्रा में देने चाहिए। इसका नियंत्रण ये होगा कि सिंचाई करके वातावरण के तापमान को कम किया जाता है। तीसरा रोग है हैन एवं चिकन विकार, हैन एवं चिकन विकार, हैन एवं चिकन विकार, हैन एंड चिकन। हैन एंड चिकन प्रमुख रोग है। होता क्या है, अंगूर की जो बेरीज होती है उनके ऊपर कई बार धब्बे बन जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, गलना स्टार्ट हो जाता है। वो किस कारण होता है? बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। ये बोरोन की कमी के कारण होता है। किस कारण होता है? बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन नियंत्रण कैसे करेंगे इसका, हैन एवं चिकन विकार का नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे? बोरेक्स, जो बोरोन को उपलब्ध कराने वाला उर्वरक है बोरेक्स, उसका उपयोग करेंगे, बोरेक्स का उपयोग करेंगे। बोरेक्स में 11% बोरोन होती है। बोरेक्स में कितने परसेंट बोरोन होती है? 11% बोरोन होती है। इसका छिड़काव करने से बोरोन की पूर्ति हो जाएगी और ये विकार नहीं होगा। अपन ने पढ़ा 3 इसके कीट है, 3 इसके रोग है, ठीक है, और 3 इसके कायकीय विकार है। फलों का गिरना, पिंक बेरी, हैन एवं चिकन विकार। फलों का गिरना नाइट्रोजन की अधिकता के कारण और पोषण जो असंतुलित हो जाता है उसके कारण होता है। पिंक बेरी अधिक तापमान के कारण होता है। हैन एवं चिकन विकार बोरोन की कमी के कारण होता है, जिसके नियंत्रण के लिए अपन बोरेक्स नाम का जो उर्वरक आता है उसका छिड़काव करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट होगा इसमें कौन सा? तुड़ाई। तुड़ाई कब करते हैं? देखो तुड़ाई, फिर आएगा उसके बाद में उपज और फिर उसके बाद में आ जाएगा भंडारण। क्लियर? देखो अपन बात करते हैं तुड़ाई। तुड़ाई कैसे करें इसकी, कब करें तुड़ाई? देखो तुड़ाई कब करते हैं? जब फल हरे से हल्के पीले रंग के होने लगे, रंग के हो जाए। तुड़ाई कब करेंगे? जब फल हरे से हल्के पीले रंग के होने लग जाए, उस टाइम इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। देखो ये जो अवस्था होती है जब फल हरे से हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो रहे हैं, इस अवस्था को वर्जेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस अवस्था को वर्जेन कहा जाता है। हो सकता है पूछ लें कि जो परिपक्वन, या कह सकते हैं कि अंगूर में जब फल परिपक्वन अवस्था पर हरे से पीले रंग के, हल्के पीले रंग के होते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? वर्जेन कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? वर्जेन कहा जाता है। क्लियर? बात करते हैं इसमें तुड़ाई से पहले, मान लो अपने को फलों का आकार बढ़ाना है। फलों का आकार बढ़ाने हेतु जिब्रेलिक अम्ल 50 से 100 ppm, जिब्रेलिक अम्ल जिसको GA3 बोलते हैं,
ये पादपवर्धी हार्मोन के अंतर्गत आता है। जिब्रेलिक अम्ल का छिड़काव करना चाहिए। देखो जब फल पक रहे, परिपक्वन अवस्था पर लगे हुए हैं गुच्छों के रूप में, मान लो फलों का आकार छोटा रह गया, आकार में वृद्धि करनी है अपने को, तो कौन सा हार्मोन काम में लेंगे? जिब्रेलिक अम्ल काम में लेंगे। इसका छिड़काव करेंगे 50 से 100 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, 10 लाखवां भाग। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्लियर? ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं इसकी उपज की। उपज में नेक्स्ट पॉइंट है उपज। उपज कितनी प्राप्त होती है इसकी? देखो उपज 10 से 15 किलो फल, 10 से 15 किलो फल प्रति पौधा। एक पौधे से कितने किलो फल होते हैं प्राप्त? 10 से 15 किलो। क्विंटल में बात करें या प्रति हेक्टेयर बात करें तो 120 से 200 क्विंटल फल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। क्लियर? देखो उपज प्रति पौधा की उपज देखिए तो 10 से 15 किलो अंगूर के फल प्राप्त होते हैं एक पौधे से, मतलब एक बेल से। ठीक है, पूरे हेक्टेयर में बात करें तो हेक्टेयर में 120 से 200 क्विंटल फल प्राप्त होते हैं। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसका भंडारण। भंडारण कैसे करें? ठीक है, भंडारण में देखो, भंडारण में जो तापमान रखा जाता है वो तापमान इसको 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 80 से 85% आर्द्रता के साथ, 80 से 85% आर्द्रता के साथ, 80 से 85% आर्द्रता के साथ 6 से 8 सप्ताह तक, 6 से 8 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने ये खेती के बारे में जो लैंग्वेज बोली है उसी प्रकार आपको कॉपी में इसको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं ना। तो ध्यान रखना है, उपज 10 से 15 किलो फल प्रति पौधा प्राप्त होती है, 120 से 200 क्विंटल फल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। भंडारण की बात करें तो भंडारण में तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप 80 से 85% आर्द्रता के साथ 6 से 8 सप्ताह, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर? ये थी अपने अंगूर की खेती। ठीक है, अब अपन आगे अंगूर की खेती के आगे जो अपना नेक्स्ट फल है, अगला फल है आंवले की खेती। तो नेक्स्ट है अपना आंवले की खेती। आंवले की खेती का जनरल चीजें पढ़ लेते हैं अपन। कल्टीवेशन ऑफ आंवला या ओनला, इसका पार्ट 1 रहेगा। जनरल चीजें पढ़ेंगे, इसकी जो कह सकते हैं इसका आधार कार्ड, मतलब बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम, कुल, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति स्थल, खाए जाने वाला भाग, ये सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या रहेगा? एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। इसका जो कुल है वो रहेगा U4BAC। कौन सा कुल रहेगा? U4BAC। U4BAC इसका कुल रहेगा। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल वो भारत रहेगा। इसका उत्पत्ति स्थल भारत है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर 2n = 28, 2n = 28, खाए जाने वाला भाग, खाए जाने वाला भाग बाह्य व मध्य फल भित्ति, बाह्य व मध्य फल भित्ति, पेरिकार्प और मीजोकार्प, ऊपर का आवरण और बीच का आवरण, बीचों बीच
बीज होता है तो वो नहीं खाते अपन, मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति खाते हैं। देखो इसका जो फल का प्रकार होता है, फल का प्रकार अंगूर की तरह सरस ही होता है, सरस जिसको अपन बोलते हैं बेरी। क्लियर। अब आगे इसका जो फूल होता है, फूल को बोलते हैं हेस्पेरिडियम। आंवले के फूल को क्या कहा जाता है? हेस्पेरिडियम कहा जाता है। क्लियर। 5-6 चीजें हो गई, जनरल चीजें। वानस्पतिक नाम एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, कुल U4BAC, उत्पत्ति स्थल भारत, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28, खाए जाने वाला भाग बाह्य व मध्य फल भित्ति, फल का प्रकार सरस, ये जिसको बेरी बोलते हैं, फूल को हेस्पेरिडियम बोला जाता है। बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में कि इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। ठीक है, देखो उत्पादन, हेडिंग लगाना, उत्पादन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आंवले का भारत में होता है। ध्यान रखना, उत्पत्ति स्थल भी इसका भारत है, विश्व में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन भी भारत में ही होता है। भारत में बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में, और यूपी के प्रतापगढ़ जिले का, ये अलग से लिखना है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले का, प्रतापगढ़ जिला आंवले के लिए प्रसिद्ध है, आंवले के लिए प्रसिद्ध है, आंवले के लिए प्रसिद्ध है। देखो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। यूपी का भी कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला जो है, प्रतापगढ़ जो जिला है वो जिला आंवले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो अजमेर जिले में होता है आंवले का। अजमेर के बाद जयपुर में भी होता है, लगभग पूरे राजस्थान में होता है, लेकिन सर्वाधिक माना जाए तो अजमेर में होता है और जयपुर में होता है। क्लियर। ठीक है, बात करते हैं इसमें परागण की। परागण किस प्रकार का होता है? परागण, पर परागण होता है इसमें, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। ठीक है, परागण किस प्रकार होता है? पर परागण होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखो मैं एक चीज बताना भूल गया था, जब अपन अंगूर की खेती पढ़ रहे थे, अंगूर की खेती में एक चीज है उसका परागण नहीं बताया था, तो अंगूर की खेती में एक चीज ऐड कर लेना, अंगूर में परागण स्वपरागण होता है, स्व परागण होता है। अंगूर में जो परागण होता है वो स्वपरागण होता है, और स्वपरागण होता किसके द्वारा है? कीटों व वायु के द्वारा, कीटों व वायु के द्वारा स्वपरागण होता है अंगूर में। ये चीज अंगूर में ऐड कर लेना वे सब। ठीक है, अंगूर की खेती में ये चीज ऐड कर लेना। बात कर रहे हैं आंवले की, आंवले में परागण जो होता है वो पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी विटामिन वगैरह पाए जाते हैं इसमें। देखो आंवला एक खट्टा फल है, और ध्यान रखना है हमेशा जितने भी खट्टे फल हैं उन खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, और जो पीले रंग के फल होते हैं उनमें एक चीज अलग से लिख लेनी है, खट्टे फलों में अलग से ही एक्स्ट्रा, खट्टे फलों में जो श्योर फ्रूट होते हैं, खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा होती है, विटामिन सी पाया जाता है। और जो पीले रंग के फल होते हैं, पीले रंग के फलों में विटामिन ए पाया जाता है। देखो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन, ये भी पूछा जाता है जेड एग्जाम में कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर। बात करते हैं अपन आंवले की बात करें तो आंवला किस श्रेणी में आता है?
खट्टे फलों की श्रेणी में कड़वापन होता है, खट्टापन होता है इसमें, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया कितना जाता है? 600 mg प्रति 100 ग्राम फलों में। 100 ग्राम फलों में कितनी मात्रा पाई जाएगी? 600 mg पाई जाएगी इसकी मात्रा। क्लियर? इसका उपयोग किस किस रूप में करते हैं? देखो, आंवले का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपयोग में बात करें तो इसका देखो मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बा जिसको प्रिजर्व बोलते हैं इंग्लिश में, मुरब्बा, ठीक है। कैंडी बनाई जाती है इससे, कैंडी। इससे च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। च्यवनप्राश, ठीक है। इससे त्रिफला चूर्ण भी बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला पाउडर, त्रिफला चूर्ण भी बनाया जाता है, च्यवनप्राश, ठीक है। देखो त्रिफला पाउडर जो बनता है 12th के सिलेबस में भी ये पूछा जा सकता है। त्रिफला पाउडर में कौन कौन सी चीजें काम में ली जाती है? 3 चीजें काम आती है। त्रिफला मतलब 3 फल काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? देखो, आंवला प्लस हरड़ प्लस बहेड़ा, ये 3 फल, तीनों फलों को मिला के त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। क्लियर? तो अपन बात करें इसके उपयोग की। उपयोग मुरब्बा बनाने में लिया जाता है। मुरब्बा बहुत ज्यादा आंवले का ही बनाया जाता है। पूछा जा सकता है मुरब्बा बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? तो वो कौन सा रहेगा? मुरब्बा बनाने के लिए आंवला रहेगा। कैंडी बनाई जाती है इसकी। च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश आता है जो अपनी शक्ति में वृद्धि करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसके लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। आंवले से च्यवनप्राश बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण जो बहुत ज्यादा उसको औषधीय महत्व रखता है, जिसमें 3 फल आंवला, हरड़ और बहेड़ा काम में लेके इसका चूर्ण बनाया जाता है। इसका ध्यान रखना है, जो अपनी आंवला है, आंवले का औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका औषधीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट अपन जो आगे का सेशन है, नेक्स्ट जो सेशन आएगा अपना, उस सेशन में अपन इससे रिलेटेड जो भी चीजें, इसकी जलवायु, मृदा, किस्में, सिंचाई, पौधे लगाने की विधि, इसके रोग, कीट, जो भी उपज है, इसके भंडारण है, सभी प्रकार की चीजें इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।